नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, अभी लेटेस्ट एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है जो कि जमानत के ऊपर है और काफ़ी क्रांतिकारी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। हालांकि ये जजमेंट बहुत पहले आ जाना चाहिए था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने अब जाकर ये जजमेंट दिया है। जजमेंट कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति पर कोई क्रिमिनल केस दर्ज है और वो क्रिमिनल केस किसी दूसरे स्टेट में दर्ज है, तो वो व्यक्ति जो है जहाँ पर भी रह रहा है वहाँ की सेशन कोर्ट या फिर वहाँ के हाई कोर्ट से ट्रांजिट बेल ले सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि ट्रांजिट बेल क्या होती है। दोस्तों, ट्रांजिट बेल जो है वो एंटीसिपेटरी बेल का ही एक पार्ट है। इसका जिक्र किसी भी किताब में नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में इसका जिक्र किया है और इसका समय समय पर इस्तेमाल भी होता रहा है। कई लोगों ने अपने राज्य की हाई कोर्ट से ट्रांजिट बेल ली है। ट्रांजिट बेल तभी ली जाती है जब आप किसी दूसरे राज्य में गिरफ्तार हो सकते हैं या किसी दूसरे राज्य में आपके खिलाफ मुकदमा फाइल हो सकता है। इस दौरान आप ट्रांजिट बेल ले सकते हैं ताकि आप जब उस राज्य में एंट्री करें तो कोई पुलिस आपको अरेस्ट ना करे और आप वहां भी आसानी से बेल ले लें। इसको ट्रांजिट बेल कहा जाता है। और ये ट्रांजिट बेल जो होती है दोस्तों, ये दूसरे राज्य की पुलिस को इसको मानना पड़ता है, वो बाध्य होती है इसको मानने के लिए। अगर पुलिस इस बेल के ऑर्डर को नहीं मानती तो वहाँ की पुलिस को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जिस राज्य के हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट ने यह आदेश दिया है वहाँ उस पुलिस वालों को पेश होना पड़ता है, उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सामना करना पड़ता है, उनको जेल भी हो सकती है। कुल मिलाकर एक अच्छा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। हालांकि हमने बेल के बारे में कुछ वीडियोस बनाए हैं, उनमें पूरी जानकारी बेल की दी हुई है। बेल का कंसेप्ट क्रिमिनल लॉ से संबंधित है। कोई भी क्राइम अगर कर देता है व्यक्ति तो उसमें बेल का प्रोविजन रहता है। और दो तरह के ऑफेंस होते हैं, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, यानी बेलेबल, नॉन बेलेबल। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो मेजोरिटी नॉन बेलेबल होते हैं, गैर जमानती, और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो जनरली बेलेबल यानी जमानती होते हैं। और अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो जजमेंट आया उसके बाद से 7 साल या उससे कम के मामलों में पुलिस को अरेस्ट करने का पावर लगभग ख़त्म कर दिया गया है। और 498 का ही वो जजमेंट था। ये भी थोड़ा मतलब सुकून वाली खबर थी। 2013 में जजमेंट पास हुआ था। तो जमानत, जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें आपको जमानत करवाना पड़ती है। सिविल सूट में बेल का कोई प्रोविज़न नहीं है क्योंकि उसमें जेल होती ही नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि सिविल सूट पर अगर जजमेंट हो गया है और आप उस जजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तब जरूर जो है आपके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की जा सकती है, तब जरूर आपका वारंट निकल सकता है, आपको जेल हो सकती है। अदरवाइज सिविल सूट में बेल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो ये तो हो गई बेल की बात दोस्तों। एक महत्वपूर्ण बात अब ये करना चाहूँगा आप लोगों से कि जैसे कि हमारे पास अलग अलग स्टेट्स और शहरों से कॉल आते हैं। कई बार लोग अपनी पिटीशन हमको भेज देते हैं और पिटीशन भेजने के बाद लोग हमसे पूछते हैं कि सर थोड़ा इसको चेक करके बता दीजिए कि ये सही है कि नहीं है, मेरे वकील ने सही बनाई है कि नहीं बनाई है। हम उनको अपनी राय दे भी देते हैं। मगर दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा कि मतलब मुझे नहीं पता मैं सही हूँ कि गलत हूँ, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग जब मैंने चेक किया, कई पिटीशन हमने चेक की अलग अलग स्टेट्स के, तो एक चीज़ पाया कि पिटीशन में बहुत सारी मिस्टेक्स रहती हैं। और जब भी कोई आप केस फाइल करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको पिटीशन ही लगानी पड़ती है, चाहे वो क्रिमिनल केस हो चाहे वो सिविल केस हो, चाहे छोटी सी छोटी एप्लीकेशन क्यों ना हो। जो ड्राफ्टिंग आप कर रहे हैं यानी आपका जो वकील कर रहा है उस ड्राफ्टिंग में इतनी मिस्टेक रहती हैं कि अपोजिशन का जो वकील अगर वो चालाक है या ब्रिलियंट है तो बड़ी आसानी से वो मिस्टेक या लूप होल्स निकाल कर आपके केस को ख़त्म करवा सकता है। तो ये थोड़ा चौंकाने वाली चीज़ें हैं। मैं यही एडवाइस करता हूँ कि आप जब भी एडवोकेट करें थोड़ा समझदार करें, थोड़ा एक्सपीरियंस करें, उसके बारे में 4 लोगों से पूछ लें कि वकील साहब कैसे हैं। कई वकील ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको देख के आपको लगता है कि इसको अनुभव होगा, आपको लगता है 45 साल का है, 50 साल का है लेकिन मालूम पड़ता है उसको कोई अनुभव नहीं रहता, क्योंकि उस वकील ने लाइफ टाइम 100-200 रुपये की वकालत करी है। उसने कभी भी कोर वकालत नहीं की जो उसको करना चाहिए थी,
क्योंकि ऐसे वकील लालची रहते हैं, तो वो सोचते हैं कौन मेहनत करे, कहीं से भी मूर्ख बना के पैसा कमाओ और आगे बढ़ो। तो हमने इस चीज़ को काफ़ी नोटिस किया। हमारे पास दिल्ली से, गाजियाबाद से, पश्चिम बंगाल से, यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से और क्या कहते हैं उड़ीसा से, अलग अलग स्टेट से जो कॉल आते हैं। साथ में कुछ लोग अपनी पिटीशन भेज देते हैं और कहते हैं कि सर इसको थोड़ा चेक कर लीजिए, ये अकॉर्डिंग टू लॉ है कि नहीं है, इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है, कोई चेंजेस तो नहीं करने। मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ कि आपको क्या अपने वकील पर विश्वास नहीं है? उसने पिटीशन बनाई है तो आपको विश्वास तो होना चाहिए। तो फिर लोग यही कहते हैं कि सर विश्वास नहीं है इसीलिए आपको कॉल लगाया है। विश्वास होता हम कॉल क्यों लगाते हैं? गाजियाबाद से एक शख्स का हमारे पास फ़ोन आया, उनके वकील ने पिटीशन बनाई डाइवोर्स की। डाइवोर्स की पिटीशन उन्होंने हमें पीडीएफ बना के व्हाट्सएप करी। हमने पिटीशन देखी तो हम थोड़े चौंक गए, हैरान रह गए। अब यहाँ पर वकील साहब क्या चालाकी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये तो भगवान ही जाने। उसमें हुआ है कि गाजियाबाद जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है। पूरे यूपी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों वो हिंदी है। वहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको कि आधिकारिक भाषा कहा जाता है वो हिंदी है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, अगर आप जिला कोर्ट में या सेशन कोर्ट में कोई भी एप्लीकेशन लगा रहे हैं, क्रिमिनल हो, सिविल हो, वॉट एवर, तो पहले ये पता लगा लें कि उस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। अगर आप उससे हटके एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो ध्यान रखना इसका केस में बहुत उल्टा प्रभाव पड़ता है। अगर आप अपने राज्य में जो वहाँ की भाषा है, हर राज्य की एक ऑफिशियल भाषा होती है। जनरली तो मोर देन 50% राज्यों की हिंदी है, बट उसके अलावा जैसे महाराष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी है और बंगाल की बंगाली है। साउथ के स्टेटों की मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु वगैरह है। बाकी यूपी हो, बिहार हो, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ये सभी जो राज्य हैं, हरियाणा, इन सभी राज्यों की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी ही है। दिल्ली की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो कोई सा भी स्टेट हो, पहले ये पता लगा ले कि वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। हुआ कुछ यूँ कि उन्होंने हमें तलाक की पिटीशन भेजी, वो पूरी पिटीशन अंग्रेजी में बनी हुई थी और उस पिटीशन को देख के समझ में आ रहा था कि ये पिटीशन कॉपी पेस्ट है। जनरली क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप किसी वकील के पास जाते हैं, वो कोई पिटीशन अगर ईमानदारी से बना रहा है तो वो पूरी पिटीशन बनाएगा। पूरी पिटीशन आपकी किसी केस की जो मेन पिटीशन होगी, जो मतलब जिससे केस फाइल होता है, वो बनाने में उसको 7 दिन लग सकते हैं, 10 दिन लग सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें डालनी पड़ती हैं, उसका एनालिसिस करना पड़ता है और बाद में कई चीज़ें हटानी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें बढ़ानी पड़ती हैं। आपको लगता है कि वकील 1-2 घंटे में पिटीशन बना देगा, तो ये गलत फहमी है। अच्छे से अच्छा वकील भी पिटीशन बनाने में 3 से 4 दिन का समय लेता है और वो वकील जो जिनको थोड़ा कम अनुभव है वो 8 से 10 दिन का समय लेते हैं, लेकिन एक घटिया वकील 1 दिन में पिटीशन बना देता है। तो जो भी आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, जो बेस आप तैयार कर रहे हो, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब गाजियाबाद की कोर्ट में अंग्रेजी में डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करना कौन सी समझदारी है? अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका परिणाम यह होता है कि अपोजिशन का वकील सीपीसी की एप्लीकेशन लगा देता है 135 की और जज से रिक्वेस्ट कर लेता है कि मुझे इस पिटीशन की हिंदी कॉपी दिलवाई जाए, हिंदी कॉपी या फिर जो भी वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तब क्या होता है, आपका वकील बोलता है कि अरे उसने तो इस भाषा में कॉपी मांगी है, एक काम करो 10,000 रुपये दे दो, मैं इसको कन्वर्ट करके उसको दे दूंगा। अब आपको 10,000 उसको देने ही पड़ते हैं। आप अगर उसको नहीं दोगे तो वो बोल देगा कि हमने आपसे 10,000 मांगे थे, तो इसको कन्वर्ट करने के आपने नहीं दिए। सामने वाले वकील ने जो है उसने कहा कि सर ये केस आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि मुझे अभी तक जो है इस पिटीशन की हिंदी कॉपी नहीं मिली है, पिटीशन तो अंग्रेजी भाषा में है, हमारी लैंग्वेज तो हिंदी है। तो इस तरह के खेल वकील करते हैं, ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। और हमने जब उन पक्षकार उनसे कहा जिन्होंने हमें कॉल लगाया था गाजियाबाद से, कि हमने कहा कि आप इसको वकील को बोलिए इसको हिंदी में बनाए, तो उन्होंने कहा कि सर मैंने वकील से बात करी तो वो बोलता कि मैं हिंदी में नहीं बना पाऊंगा। अब सवाल ये कि दिल्ली में रह रहा है वकील, वो बोलता भी हिंदी, तो वो हिंदी में पिटीशन क्यों नहीं बना सकता? बना नहीं पाऊंगा या बनाना नहीं चाहता हूँ,
बात ये है। तो आप लोग इन चीज़ों को लेकर परेशान तो हैं, ये बात सही है। जितने भी लोग एडवोकेट्स के साथ हैं, तो अब किसी को अच्छा एडवोकेट मिल जाता है, किसी को बुरा मिल जाता है। हर तरह के वकील भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो जिनको दुर्भाग्य से ऐसे वकील मिल गए हैं, तो थोड़ा क्या है कि आप लोग भी थोड़ा अपना व्यवहार वकील के लिए चेंज कीजिए, क्योंकि क्लाइंट आप उसके हैं, फीस आप उसको दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप डरते हैं कि मेरा केस हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, ऐसा हो। तो शुरुआत से थोड़ा फ्रैंक बन के रहें कि वकील साहब, आप जो भी केस लगाएंगे थोड़ा मुझे दिखाएंगे, और थोड़ा हल्का फुल्का जो दखल होगा केस में, जो हस्तक्षेप होगा, वो मेरा भी रहेगा। ऐसा नहीं चलेगा वकील साहब कि आप मन मर्जी करें। ऐसी बात आप किसी वकील से शुरुआत में कर लिया करें। अगर आप ये बातें नहीं करेंगे तो बाद में ये होगा कि वकील साहब मनमर्जी करेंगे, और कई बार वो फीस के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं, फिर आपका केस बिगड़ेगा, तो उसका जो फाइनल नुकसान वगैरह है वो आपको ही होगा। तो सीधी सी बात है कि अगर आपका वकील कुछ इस तरह का है, तो अभी भी जो है आप उस वकील से फ्रैंकली बात करें कि जनाब, हमें केस जीतना है, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मैं भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाऊँ। और अगर आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो वो फिर वकील मनमर्जी करे, केस कई बार बिगाड़ देते हैं। तो जो भी केस आप लगा रहे हैं, उसमें ड्राफ्टिंग का बहुत ख्याल रखिए। जो भी आप ड्राफ्टिंग करते हैं, उसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स होने चाहिए जो कोर्ट को भी समझ में आए। उनमें कुछ जजमेंट्स होने चाहिए, वो जजमेंट जो आपके केस का फेवर करें। और जो भी एलिगेशंस आप लगा रहे हैं, वो एलिगेशन सॉलिड होने चाहिए। भले हर एलिगेशन का एविडेंस आपके पास ना हो, लेकिन कुछ एविडेंस होने आपके पास जरूरी है, तो आपका केस स्ट्रांग बनेगा। कुछ भी ड्राफ्टिंग कर देने से केस बिगड़ जाता है। अपोजिशन का वो जो लॉयर होता है, वो पूरी ड्राफ्टिंग को बड़ी ईमानदारी से पढ़ता है। उसमें वो कई मिस्टेक निकाल लेता है कि कहाँ कहाँ मिस्टेक है, कहाँ कहाँ कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो रहा है, और उसी के दम पर वो आपकी पूरी पिटीशन की हालत ख़राब कर देता है। तो जो भी आप पिटीशन बनाएं, वो बिल्कुल अपने वकील के द्वारा बिल्कुल सोच समझ कर बनाएं। और ऐसा ना हो कि आप खुद ही बना लें। आप वकील नहीं हैं, तो इसलिए मैं कभी किसी को राय नहीं देता हूँ कि आप खुद ही बना लें, क्योंकि उसमें फिर और मिस्टेक होने की संभावना है। तो उम्मीद है दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें।